हेलो एंड वेलकम टू द स्वाध्याय एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के क्राइसिस को लेकर। बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है और यूपीएससी मेंस भी आ रहा है, तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि हमें मेंस में एक आंसर लिख पाएँ और एक बढ़िया एक एनालिसिस दे पाएँ। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बिल्कुल 5 मिनट का डिस्कशन रखेंगे जो आपको पॉइंट्स एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहें। तो बेसिकली हुआ क्या, देखिए 5 अगस्त को एक लॉन्ग मार्च टू ढाका, जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश में, वो उन्होंने इसका कॉल दिया था, लॉन्ग मार्च टू ढाका। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोटेस्टर ये जाते हैं ढाका की ओर, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, वहाँ पर उनका मकसद ये होता है कि हमें शेख हसीना को पावर से हटाना है। ये पूरा जो इशू है वो क्रिएट हुआ था रिजर्वेशन की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें 56% जो रिजर्वेशन के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं। ठीक है, उसमें भी 30% जो हैं वो ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी होती है वहाँ की, जो कि मेरिट पे जिनका सिलेक्शन होता है, उनके लिए मात्र 44% सीटें ही बचती हैं। तो इससे एक गुस्सा था लोगों में। ठीक है, और वो इस पूरे सिस्टम को और रिजर्वेशन सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, बट गवर्नमेंट पहले इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही थी। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि उसने जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको रीइंस्टेट कर दिया। मतलब पहले इसको हटा दिया गया था, बट हाई कोर्ट ने इसको फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर से ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको 9% पे लाके खड़ा कर दिया। मतलब कि ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, हम लोग इतना रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो रिजर्वेशन वाला मुद्दा एक तरीके से ख़त्म हो गया था। बट क्या हो गया था, फिर यहाँ पर एंट्री होती है इनके फंडामेंटलिस्ट की। मतलब इनका ऐसा मानना है कि ये जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था पहले, ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था जब तक रिजर्वेशन वाला इशू था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, जो कि जमात इस्लामी और जो बीएनपी पार्टी है, जो मेन इनकी अपोजिशन पार्टी है, वो इसमें, और इनकी जो यूथ विंग है, जो स्टूडेंट विंग है, वो शामिल हुई। और इनका पूरा जो एम था वो ये था कि हमें शेख हसीना को पावर से हटाना है। तो पहला जो बांग्लादेश क्राइसिस का जो कॉज था वो तो रिजर्वेशन सिस्टम था, उसका अपोजिशन था। सेकंड, शेख हसीना को लेकर एक गुस्सा था। 15 साल से एक लेडी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, बट वो जो जितने भी इलेक्शन जीती, 3 बार उसने इलेक्शन जीते हैं, तीनों बार अपोजिशन को दबाया गया। अपोजिशन को फेयर प्ले का मौका ही नहीं मिला। मतलब उनको फेयर तरीके से अपने कैंडिडेट ना खड़े करने का मौका मिला और ना ही उन्हें एक फेयर चांस मिला इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो इनकी जो इलेक्शन थी, बांग्लादेश की जो इलेक्शन थी, वो हमेशा से ही उसकी क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क था। और यहाँ तक कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ये भी बांग्लादेश के इलेक्शन को हमेशा से क्वेश्चनिंग करते आए हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी में सवाल उठाते आए हैं कि यहाँ पर इनके इलेक्शन पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्हें पूरा मौका नहीं दिया गया। तो इनकी जो इलेक्शन क्रेडिबिलिटी थी, ये एक मेजर इशू था आज के प्रोटेस्ट में। आज का जो शेख हसीना जो निकली हैं बांग्लादेश छोड़कर, उसमें इलेक्शन क्रेडिबिलिटी एक बड़ा मुद्दा था। थर्ड है इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो, जब श्रीलंका में 2022 में क्राइसिस आया था, तब कई न्यूज़पेपर ने यह भी प्रिडिक्ट किया था कि बांग्लादेश में भी सिमिलर क्राइसिस आ सकता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी में भी लगातार एक इन्फ्लेशन देखा जा रहा था। हमारे देश में अगर 4% का इन्फ्लेशन आ जाता है, 6% आ जाता है, तो समझ लो कि यहाँ पर लोग सवाल उठाने लगते हैं और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मतलब 5 से 6% का भी इन्फ्लेशन बहुत भारी पड़ता है किसी भी गवर्नमेंट को। पर यहाँ पर बांग्लादेश में 16 से 18% का इन्फ्लेशन देखा जा रहा था, जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक हार्डशिप क्रिएट कर रहा था बांग्लादेश के लोगों के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मौका जो वहाँ के आम नागरिक थे उन्होंने भी देखा कि यार ये सही मौका है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने का। क्योंकि जिस तरीके से इस इलेक्शन में जो आवामी लीग, जो शेख हसीना जीती, उससे ये लग रहा था कि यही शेख हसीना जो है वो लंबे समय तक राज करने वाली है, इनको कोई अब काउंटर नहीं करेगा। तो स्टूडेंट का मुद्दा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी फिर से डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। तो ये लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इनको लगता था कि चूँकि शेख हसीना के समय पे जीडीपी ग्रो हुई, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ग्रो हुआ, वुमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा, जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो भी इम्प्रूव हुए। बट जो आम लोग थे, जो लोअर स्टेटा के लोग थे, उनका जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन था वो इम्प्रूव नहीं हुआ।
मतलब इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ होना, इसको कहते हैं कि जीडीपी ग्रो हुई बट वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, उसका बेनिफिट जो है वो आम लोगों तक इतना नहीं पहुंचा। या फिर इसे इनइक्वलिटी बोल सकते हैं कि जीडीपी की जो ग्रोथ है उसमें सिर्फ कुछ लोगों को ही फ़ायदा मिला। तो ये भी लोगों में एक गुस्सा का एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो ये 3 मेन कारण रहे जो कि बांग्लादेश क्राइसिस को लीड किया। अब हम देखेंगे इमीडिएट रीज़न क्या रहा। तो इमीडिएट जो कॉज था वो बेसिकली आया वहाँ की आर्मी की तरफ से। मतलब ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ और शेख हसीना का आउस्टर हुआ, इसमें आर्मी ने, जो बांग्लादेश की आर्मी ने, उन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले किया। उनको एक मौका मिल गया। जब जब भी किसी भी कंट्री में अगर कोई क्राइसिस आया है, वो एक परफेक्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बना है वहाँ की आर्मी के लिए पावर कैप्चर करने के लिए। बांग्लादेश में पहले भी हिस्ट्री रही है कू की। तो 29 टाइम्स वहाँ की आर्मी ने पावर को कैप्चर करने की कोशिश की, जिसमें से 6 टाइम वो सफल भी रहे। जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उनको आज़ाद किसने कराया था? वहाँ के जो फाउंडिंग फादर मुजीबुर रहमान, ठीक है, वो उनको कत्ल करके, उनका मर्डर करके, ठीक है, आर्मी ने फिर से सत्ता हथिया ली। उसके बाद हालांकि फिर से 1981 में शेख हसीना वापस आती हैं देश में और 1996 में फिर वो इलेक्शन भी लड़ती हैं। बट 2008 से शेख हसीना लगातार पावर में थी। तो इससे एक बड़ा चैलेंज क्रिएट हो गया। तो ये तो आपने देख लिया कि आर्मी को मौका मिला, आर्मी ने पावर कैप्चर कर लिया। अब आर्मी ने बोला है कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, बट इंटरिम गवर्नमेंट में भी इसने आवामी लीग को शामिल नहीं किया है, सिर्फ बीएनपी पार्टीज़ और जो अदर पार्टीज़ हैं उनको शामिल किया गया है। तो इंटरिम गवर्नमेंट की भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। बट सबसे पहले जो आर्मी का जो मेन कंसर्न है कि पीस और स्टेबिलिटी को रिस्टोर किया जाए। और अभी आर्मी की भी इंटेंशन पूरी तरीके से हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर रिलाई कर सकती है। और बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा चैलेंज अब इंडिया को अब फेस करना है, क्योंकि जब से आवामी लीग पावर में थी तब से जो शेख हसीना थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि बांग्लादेश की तरफ से किसी भी प्रकार की इंसर्जेंसी इंडिया में ना आ पाए। मतलब क्या होता था, इंडिया में कई इंसर्जेंट ग्रुप थे, खासकर नॉर्थ ईस्ट के इलाके के, वो यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते थे और वापस से बांग्लादेश में अपनी जगह पे छुप जाते थे। बट बांग्लादेश में जो शेख हसीना गवर्नमेंट आई उसने क्या करा कि जितने भी टेररिस्ट थे इनके हाइड आउट्स को पहले ख़त्म किया और ये जो टेररिस्ट जो यहाँ पे छुप जाते थे उनको वापस इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। तो इंडिया को एक तरीके से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया टेररिस्ट फ्रंट में, खासकर ये नॉर्थ ईस्ट इलाके में। और दूसरी चीज़, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तब से इंडिया को एक रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क, यहाँ तक कि पावर प्रोजेक्ट्स में भी जो शेख हसीना थी वो काफ़ी अकोमोडेटिव थी। मतलब इंडिया के प्रति एक वेलकमिंग स्टैंस रखती थी। हालांकि चाइना से भी उनके रिश्ते अच्छे थे, चाइना को भी उन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनी, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा भी रही। बट उन्होंने ये काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की कि इंडिया को हम पूरी तरीके से गुस्सा ना दिलाएं या इंडिया से भी हम अच्छे एक रिलेशनशिप मेंटेन रखें। क्योंकि इंडिया के साथ में इशू ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट है, अफगानिस्तान ऑलरेडी फॉल डाउन, ठीक है, श्रीलंका में भी जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। इवन जबकि श्रीलंका का फॉल डाउन के पीछे भी चाइना के लोगों की बहुत बड़ी वजह रही है, ठीक है। नेपाल में ओली की गवर्नमेंट आ चुकी है, जो केपी ओली हैं वो पूरी तरीके से चाइना सपोर्टर हैं। बट हमारे पास में था बांग्लादेश जो कि इंडिया को सपोर्ट करता था इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी वाइज। बट अब इंडिया को लिए एक चैलेंज आ रहा है। तो इंडिया में इम्पैक्ट क्या होगा शेख हसीना के जाने के बाद कि जो बंगाल के जो अपोजिशन लीडर है शुभेंदु, उनका ऐसा कहना है कि 1 करोड़ जो हिंदू माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया में आ सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में इनका परसिक्यूशन हो सकता है। तो ये वहाँ से भाग के इंडिया में शरण ले सकते हैं। क्योंकि जो 1971 की वॉर थी वो इंडिया ने इसीलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट थे वो इंडिया में आ गए थे, रिफ्यूजीज जो थे। इसके बाद इंडिया का जो एक बड़ा चैलेंज है वो है हॉस्टाइल गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। तो क्या होगा, इससे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं फिर से रिस्टोर हो सकती है नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि जो बीएनपी पार्टी है, जो जमात इस्लामी है, ठीक है, इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आईएसआई बेसिकली आईएसआई के ही कहने पे ये लोग ज़्यादातर एक्ट करते हैं। तो आईएसआई का काम ही यही है कि यहाँ पर भारत में एक इनस्टेबिलिटी फैलाई जाए। तो टेररिज्म जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है। उसके बाद जो एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए वो है चाइना।
क्योंकि यहाँ पर जैसे ही, हालांकि चाइना के रिश्ते शेख हसीना से अच्छे थे, बट चाइना का जो रिलेशनशिप है वो बीएनपी पार्टी से भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो आईएसआई है वो फैसिलिटेट करती है बेसिकली चाइना को, या फिर चाइना जो है वो अपना जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को आगे बढ़ा सकती है। वो कुछ पोर्ट्स पर अपने जो सबमरीन्स हैं वो डॉक करा सकती है, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को एक पूरी तरीके से एक थ्रेट दे सकती है। और इंडिया ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता कि हमारा जो एक नेबर है वो बहुत ज़्यादा चाइना के इन्फ्लुएंस में रहे। और चूंकि अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पोरस बॉर्डर विथ बांग्लादेश। 4000 समथिंग किलोमीटर की हमारी बॉर्डर लगती है बांग्लादेश के साथ में, और वो इतनी पोरस है कि अभी भी वहाँ पर काफ़ी इलीगल ट्रेडिंग या फिर इलीगल स्मगलिंग होती रहती है। तो ये और बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जब भी इंस्टेबिलिटी आएगी तो वो इंडिया के लिए फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और इंडिया में जो ट्रेडिंग है, स्मगलिंग है, ये इलीगल रूट से वापस होना शुरू हो जाएगी। इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कई बार जो एनिमल्स है उनकी ट्रेडिंग होती है, आर्म्स की ट्रेडिंग हो सकती है, ड्रग्स की ट्रेडिंग हो सकती है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है और इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो हैम्पर हो सकती है। तो ये हमारे देश में इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर एनालिसिस की बात हो रही है। देखिए, एनालिसिस में हम ये देख सकते हैं कि इंडिया का रोल साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा अब घटता जा रहा है, उसका जो कद घटता जा रहा है, क्योंकि जो साउथ एशिया है वो इंडिया का एक तरीके से ट्रेडिशनल बैकयार्ड रहा है। मतलब हमारा इंडिया का इन्फ्लुएंस नेपाल में घट गया, मालदीव्स में घट गया, बांग्लादेश में घट गया, श्रीलंका में घट गया। तो इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया ग्लोबल प्लेयर है, क्योंकि इंडिया अगर अपने साउथ एशिया में चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो एक बड़ा प्लेयर या अपना ग्लोबल पावर हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ये सब इन्वाइट करेगा चाइना को, तो इससे इंडिया का कद और घटेगा, क्योंकि साउथ एशिया में अगर चाइना एक मेजर प्लेयर का रोल प्ले करेगा तो इससे इंडिया की जो अपनी स्टेटस है, इंडिया का जो अपना लिवरेज है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो पूरा कू हुआ है, ये जो पूरा आर्मी का रोल पड़ा है, इसमें माना जा रहा है CIA जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये ISI, इन दोनों ने मिलकर ये पूरा जो प्लॉट है उसको अंजाम दिया है। तो यहाँ पर इंडिया का और अमेरिका का एक कोऑपरेशन होता है बेसिकली इंटरनेशनल अफेयर्स में, बट बांग्लादेश के केस में हमारे और अमेरिका के इंटरेस्ट बेसिकली डाइवर्ज होते हैं। आपने देखा होगा जब जनवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था, तो बांग्लादेश के इलेक्शन के लिए अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि वो इलेक्शन फेयर नहीं है, बांग्लादेश की अपोजिशन को मौका नहीं मिल रहा है, और उसने पूरी कोशिश करी थी कि बांग्लादेश के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा दिया जाए या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए इंटरनेशनल फोरम में। बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपना पूरा वेट जो है वो शेख हसीना के ऊपर शिफ्ट कर दिया। मतलब कि भाई हम इस इलेक्शन को क्रेडिबल मानते हैं, हमारे हिसाब से जो शेख हसीना है वो फेयरली स्क्वेयरली वो जीती हैं, तो हमें बांग्लादेश के इलेक्शन पे कोई डाउट नहीं है। तो इंडिया ने पूरा जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म था बांग्लादेश के इलेक्शन को लेकर वो बिल्कुल ही इनफेक्टिव कर दिया, क्योंकि इंडिया ने उस इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, मान्यता दे दी, उसको चाइना ने भी दे दी, तो अब सवाल उठना बंद हो गए। इसी वजह से फिर क्या हुआ, इंडिया आउट कैंपेन चला था बांग्लादेश में, क्योंकि उनको ऐसा मानना था कि इस इलेक्शन के बाद शेख हसीना पावर से जा सकती थी, क्योंकि उनके इलेक्शन को कोई मान्यता देता ही नहीं। बट चूँकि इंडिया ने इस इलेक्शन में मान्यता दे दी, इस वजह से बाकी जो अदर कंट्रीज है जैसे USA UK वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इंडिया ने पूरा सपोर्ट दे दिया शेख हसीना को। तो ये एक एनालिसिस हम देख सकते हैं साउथ एशिया में इंडिया का रोल और साउथ एशिया में चाइना का और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट। लेसन या वे फॉरवर्ड क्या आप देख सकते हैं, तो हम इसे ये मान सकते हैं कि देखो, अगर आप अपनी डेमोक्रेसी को स्टोर करना चाहते हो तो आपको इकोनॉमिक वाइज भी जो इक्वलिटी है वो इंश्योर करनी होगी। ऐसा नहीं रख सकते कि आपकी GDP ग्रो हो रही है बट आप जो लोअर स्टेटा के जो लोग हैं उनके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। अगर आप श्रीलंका को देखोगे तो वहाँ भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, और इन्फ्लेशन जनरली जो लोअर स्टेटा के लोग होते हैं उनको ज़्यादा हर्ट करता है। आपने सिचुएशन पाकिस्तान में देखी, पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था, और यही वो समय था जब इमरान खान को हटाया गया और पाकिस्तान में एक इनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल क्राइसिस ने जन्म लिया। उसके बाद नेपाल लगातार गवर्नमेंट बदली जा रही है, कभी इसकी बन रही है कभी उसकी बन रही है, ठीक है। श्रीलंका में वैसे फॉल डाउन हो गया था, अब बांग्लादेश में भी ये सिचुएशन आ गई है। तो साउथ एशिया में अगर आपको डेमोक्रेसी
इंश्योर करना है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना है तो आपको इकोनॉमिक्स पे भी पूरा ध्यान रखना होगा। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिकली आप डेवलप कर रहे हो और इकोनॉमिक का जो जीडीपी ग्रोथ का जो फ्रूट्स हैं वो अगर आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर पा रहे हो, सारी कम्युनिटी के साथ में, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यही हमारा वे फॉरवर्ड है और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता यूपीएससी में आप एक आंसर में आप बांग्लादेश के बारे में इससे ज़्यादा कुछ लिख पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।